ठीक है, तो इसको दोबारा समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी F0 है। ठीक है, तो इसको हम स्ट्राइक करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क आपका वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपका ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस टेबल पे रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको टेबल पे रखोगे तो पूरा टेबल और उसके साथ जो जो कनेक्शन में है सब कुछ ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। क्लियर है ये चीज़? तो अभी ये जो स्ट्रिंग है जो टेबल के साथ ही कांटेक्ट में है, जहाँ वहीं से स्टार्ट हुआ है वो, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग भी आपका ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करेगा। बट ये जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है उसके वजह से जो भी स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हो रहा है तो उसके वजह से स्टैंडिंग वेव बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट वुड बी डिटरमाइंड बाय व्हाट द लेंथ इज बिटवीन द ब्रिजेस। ठीक है, तो अगर लेंथ बिटवीन द ब्रिजेस एक परफेक्ट सूटेबल मैच हो रहा है F0 के साथ, तभी जाके ये स्ट्रिंग जो है स्टैंडिंग वेव बनाएगा और इस स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव आने वाला है उसके बाद। तो यहाँ पे होता है क्या है, जब तक आपका ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इतना लेंथ अगर आपका है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F1 इज इक्वल टू 1/2L√T/μ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ F1 जो इस स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जैसे ही F0 के साथ मैच करता है तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगा और ये पेपर आपका नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो पेपर हम इसीलिए डालते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग का वाइब्रेशन बहुत ही हल्का सा होता है, वो ह्यूमन आई को इतना ढंग से विजिबल होता नहीं है। ठीक है, तो ये पेपर जैसे ही गिर गया तो वो हमें इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनना चालू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये हमें पहले से पता होता नहीं है, बिकॉज ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें पहले पता नहीं होता। ठीक है, तो हम करते क्या है, सबसे पहले तो लेंथ को एडजस्ट कर करके हम देखते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यहाँ पे हर बार टच करवाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ इसके लिए क्वाइट सम मतलब कि ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये लेंथ परफेक्ट मिलता है कि किस परफेक्ट लेंथ पे ये पेपर आपका गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये मैच किया, जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करेगा, ठीक है, जिस भी लेंथ के लिए मैच करेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितना है। तो एक बार आपको ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मिल गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ वेरी कर करके, ठीक है, हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर ऑफ हार्मोनिक बज रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे वेट को चेंज करते हैं, वेट को चेंज करने से टेंशन आपका चेंज होता है, तो टेंशन चेंज होने से जो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कैसे चेंज होता है, वो सब भी चीज़ें हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ग्राफ बनाते हैं F वर्सेस √T का या फिर F वर्सेस लेंथ का, तो वो सब चीज़ों से हमें कैसा बिहेवियर है वो आपको साफ साफ मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बस आपका यही है कि ये ब्रिज क्या सिग्निफाई करता है। ये ब्रिज बस आपको ये सिग्निफाई करता है इफेक्टिव लेंथ हमारा क्या है। ठीक है, तो अगर इतना सा आपको पता है तो बाकी जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे इस टॉपिक में से वो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ब्रिज वाला जो लेंथ है। क्लियर है? सर ब्रिज का सिग्निफाई करता है वो, और एक बार ब्रिज आपका फिक्स्ड पॉइंट्स बताता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ब्रिज रहेगा वहाँ आपका फिक्स्ड पॉइंट बन गया, ये आपका बन गया ऐसा, तो ये आपका लेंथ हो गया जिस पे स्टैंडिंग वेव बन रहा है। ठीक है, ब्रिज को आप जितना दूर लेके जाओगे लेंथ आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ब्रिज बस आपको ये बता रहा है कितने लेंथ में स्टैंडिंग वेव बन रहा है। क्लियर है? थैंक यू सर। यस सर। तो ये जो पॉइंट्स है जो ब्रिज पे रेस्ट करेंगे, ठीक है, ब्रिज अगर नीचे है तो क्या ये पॉइंट जो है स्ट्रिंग का ये ऊपर नीचे कहीं जा सकता है? ये कहीं मूव ही नहीं कर सकता, नीचे जा ही नहीं सकता, तो ये आपका नोड बन गया। तो जहाँ पे ब्रिज रहता है वहाँ पे नोड रहता है। ठीक है, तो नोड मतलब फिक्स्ड पॉइंट भी आप बोल सकते हो। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सोनोमीटर। तो सोनोमीटर बस इस फॉर्मूला को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट है बस। ठीक है, हाँ, जो मास है, मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो हम टेंशन कैसे निकालेंगे, mg तो टेंशन। हाँ, जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है तो 2t इक्वल्स टू mg लिख दोगे। अगर एक स्ट्रिंग होता तो फिर t इक्वल्स टू mg होता। बट असलियत में ऐसा थोड़ी होगा, अगर
आप डायग्राम देखिए, जो टेंशन होगा थोड़ा सा अलग होगा ना, क्योंकि जो ब्रिजेस हैं वो भी अपोजिंग फोर्स लगाएंगे स्ट्रिंग पे किस तरह नहीं, से। ब्रेज जस्ट टच करके रखता है उसको, उसका टेंशन में कुछ नहीं, इसका फॉर्म मतलब शेप वगैरह कुछ खास चेंज करता नहीं है। ठीक है, खिंचाव होना चाहिए ना, ये खिंचाव, ब्रिज पे तो रेस्ट कर रहा है। नहीं ना, क्योंकि सब बट उस स्ट्रिंग पे जैसा प्रोट्रूजन टाइप आया ना, तो उसकी वजह से एक हाँ, ये तो मैंने डायग्राम में दिखाया है, ऐसा इतना भी नहीं होता, जस्ट टच करके रहता है उसको। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट सोनोमीटर और दिस इज़ अबाउट स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे सीधा। तो एक और फेनोमेना हम देख के रखते हैं, जैसे कि एडिशन का हमने स्टार्टिंग से ही जब एडिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एडिशन में हमने सबसे पहले तो बोला था कि स्टैंडिंग वेव को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिशन के और भी फेनोमेनास थे, क्या क्या थे, एक बीट्स था, एक आपका इंटरफेरेंस भी था। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बीट्स जो है वो साउंड में ही हम देखेंगे, स्ट्रिंग में ऐसा बीट्स आपको देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में क्या है, देखो इंटरफेरेंस के लिए हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कंडीशन क्या नेसेसरी है सबसे पहले तो द वेव्स बीइंग एडेड should be coming from two coherent sources। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए इंटरफेरेंस होने के लिए। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट क्या बताया था, सोर्सेस के बीच में कांस्टेंट या जीरो इनिशियल फेज डिफरेंस। तो कोहेरेंट सोर्सेज आर दोज विच हैव जीरो इनिशियल फेज डिफरेंस, या फिर जो भी रहेगा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ से वो निकल रहे हैं, निकलते टाइम दोनों में ज़ीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट कोहेरेंट बेसिकली मीन्स। और इसका आउटकम क्या होता है, जैसे ही आपका इनिशियल फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट या ज़ीरो बन जाता है, तो उसके चलते ऑटोमेटिकली के और ओमेगा दोनों वेव्स का सेम बनता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए के एंड ओमेगा मस्ट बी इक्वल, hence the value of k and omega are same for both the interfering waves। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंडीशन है फॉर हैविंग इंटरफेरेंस। ठीक है, सिमिलरली बीट्स का भी हमने बताया था। बीट्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है, ओमेगा आपका स्लाइटली डिफरेंट होता है। जो दो वेव्स ऐड हो रहे हैं, जहाँ पे दोनों वेव्स के फ्रीक्वेंसी में आपका डिफरेंस रहता है, और उसके चलते क्या बनता है, उसके चलते कुछ और ही फेनोमेना आपका बनता है, दैट इज़ कॉल्ड बीट्स। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए हमें बस यही पता है कि के एंड ओमेगा हैव टू बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो मान लो ये आपके दो सोर्सेज है S1 एंड S2 एंड दे आर कोहेरेंट टू ईच अदर। तो अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है P समवेयर अराउंड द टू सोर्सेस, और यहाँ पे जो दो वेव्स आपके पहुँच रहे हैं, ठीक है, एक S1 से एक वेव पहुँचेगा और साइमल्टेनियसली S2 से भी एक वेव पहुँचेगा। ठीक है, अब जो दो वेव्स पहुँच रहे हैं पॉइंट P पे, ठीक है, ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपके क्या है, अलग है, दोनों सेम तो है नहीं। तो बट के और ओमेगा सेम होने के वजह से क्या होगा, यहाँ से जो वेव जा रहा है और यहाँ से जो वेव जा रहा है उनका शेप जो है वो सिमिलर ही रहेगा। हाँ सर। शेप सिमिलर है बट लेंथ डिफरेंट है। तो लेंथ डिफरेंट होने के वजह से जैसे देखो ये अगर आपका एक वेव है, ठीक है, तो इस वेव का मैं बोलता हूँ कि ये डिस्टेंस अगर x1 है तो x1 मेरा मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। और x2 जो है ये वाला लेंथ अगर मैं x2 बोलता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकंड वेव, x2 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट करो आप ये वाला पॉइंट जो कि बेसिकली ट्रफ है और ये वाला पॉइंट जो कि बेसिकली क्रेस्ट है, ठीक है। एक का वैली आ रहा है, दूसरे का पीक आ रहा है। तो जब ये दोनों वेव्स S1 का और S2 का जब P पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो S1 का मान लो कि अगर वैली पहुंच रहा है और S2 का अगर पीक पहुंच रहा है, तो दोनों जब ऐड होंगे तो क्या देगा, नेट रिजल्ट क्या होगा, 0। शेप वगैरह सब सेम है, एक -a है एक का डिस्प्लेसमेंट और एक का डिस्प्लेसमेंट मीन से कितना है, +a। तो पॉइंट P जो पार्टिकल होगा पॉइंट P पे उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मीन पोजीशन से, +a -a मिलके 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ तो हमने दो एक्सट्रीम केसेस ले लिए कि एक का क्रेस्ट पहुंचा दूसरे का ट्रफ पहुंचा, बट ज़रूरी थोड़ी है कि x1 लेंथ पे हमेशा क्रेस्ट ही पहुंचे या ट्रफ ही पहुंचे, बीच में कुछ भी हो सकता है, a/√2 a/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। S1 का कुछ भी हो सकता है, सिमिलरली S2 का भी कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है चीज़। तो यहाँ पॉइंट P पे एडिशन क्या होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि S1 से जो निकलता हुआ वेव P पे पहुंच रहा है, P पे पहुंचने के बाद उस पार्टिकल का फेज ऑफ SHM क्या है, और S2 से जो वेव निकल के P1 तक पहुंचा है, P पे पहुंचने के बाद S2 के वेव में जो पार्टिकल है उसका फेज ऑफ SHM क्या है, और उन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। S1 का वेव पहुंच रहा है जो और S2 का वेव जो पहुंच रहा है, इन दोनों में इंडिविजुअल फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो चीज़ डिसाइड करेगा कि पॉइंट P पे एडिशन किस टाइप का होगा। क्लियर है चीज़, समझ पा रहे हो सारे ये। तो अगर दोनों का क्रेस्ट पहुंच गया तो क्या होगा, ऐड हो गए 2 टाइम्स a बन जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। पॉइंट P का जो पार्टिकल होगा वो 2 टाइम्स a से ऑसिलेट करेगा। अगर दोनों का क्रेस्ट पहुंचा तो क्या होगा, -2a डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा अपने मीन पोजीशन से, ठीक है। अगर एक का a पहुंचा दूसरे का 0 पहुंचा तो कितना होगा, अकेला a पहुंचेगा ऊपर, एक का 0 और दूसरे का -a तो -a नीचे। समझ में आ रहा है। तो इसका क्या फेज पहुंच रहा है पॉइंट P पे और इसका क्या फेज बन रहा है पॉइंट P पे, दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, या दोनों का फेज डिफरेंस क्या है वो मिलके डिसाइड करेगा कि पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या होने वाला है। क्लियर है चीज़। तो इस फेनोमेना को, हाँ देखो ये वेव का शेप और इस साइन वेव का शेप k और ओमेगा सेम होने के वजह से क्या हो गया, सिमिलर। मतलब वेव लेंथ वगैरह सब सिमिलर, वेव लेंथ एम्पलीट्यूड ये सब चीज़ें आपका सिमिलर, एम्पलीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, वेव लेंथ और बाकी फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ें आपका सेम बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये लेंथ आपका x1 अगर है, ये लेंथ अगर आपका मान लो x2 है, ठीक है। तो अगर एक ही, तो दोनों वेव्स बेसिकली शेप में ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसको अगर मैं ऐसा एक ही वेव से दिखाऊं, तो अगर मैं x1 डिस्टेंस मूव करूं, मान लो x1 पे मैं इधर पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से a, ठीक है, पीक पे है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। और ये x2 डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो x2 डिस्टेंस दूर जाने के बाद कितना आ रहा है आपका, मान लो यहाँ पे आपका मीन पोजीशन आ रहा है इसका, ये पार्टिकल जो है ये मीन पे है। क्लियर है। तो वेव 1 क्या चाहेगा, वेव 1 चाहेगा कि पॉइंट P a डिस्टेंस ऊपर चढ़े,
और वेव 2 जो पहुंच रहा है वो चाहेगा कि वो कहीं ना जाए क्योंकि मेन पोजीशन पे है वो। क्लियर है? तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, a प्लस 0 होके पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट नेट कितना होगा, a बस। क्लियर है? अगर मैं पॉइंट P कोई और चूज करूं तो क्या हो जाएगा, मेरा x1 और x2 दोनों चेंज हो जाएंगे वापस। ठीक है, पॉइंट P मान लो मैंने यहाँ ले लिया तो ये x1 चेंज हो गया, ये x2 चेंज हो गया। अब क्या होगा पॉइंट P पे, तो ये x1 के वजह से कुछ और रहेगा, ये x2 के वजह से कुछ और पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट बनेगा। नेट क्या होगा, दोनों का एडिशन। ठीक है, मान लो अब इसका क्रेस्ट आ रहा है और इसका भी क्रेस्ट आ गया बाई कोइंसिडेंस, तो क्या होगा नेट, ये पार्टिकल कितना जाएगा, 2 टाइम्स से। क्लियर है? तो अगर पॉइंट P को आप डिफरेंट टाइम, तो ये जैसे कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे थे, अब अलग इंस्टेंट पे क्या होगा, वापस यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका शेप ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, अगला इंस्टेंट क्या हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा ऐसा। तो x1 डिस्टेंस पे अब क्या होगा, कुछ और डिस्प्लेसमेंट रहेगा, x2 डिस्टेंस पे भी कुछ और डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो यहाँ पे पॉइंट P का वापस चेंज हो जाएगा। तो ये हम ओवरऑल बताएंगे कि पॉइंट P पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P का जो नेट एम्पलीट्यूड होगा या पॉइंट P का जो नेट फेज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट वुड डिपेंड ऑन कि इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये S1 का जो वेव पहुंच रहा है और जो S2 का वेव पहुंच रहा है, इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है। अगर फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर इसका भी क्रेस्ट पहुंच रहा है, इसका भी क्रेस्ट पहुंच रहा है, फेज डिफरेंस क्या बन गया, 0। ठीक है, तो S1 का जो वेव है या S1 का जो S1 के वजह से पार्टिकल P अपने अगर पीक पे रहेगा, S2 के वजह से भी अगर पीक पे रहेगा, तो दोनों वेव्स सेम फेज लेके आ रहे हैं, फेज डिफरेंस 0। फेज डिफरेंस 0 हो गया तो वो आपका मैक्सिमम इफेक्ट देगा। फेज डिफरेंस अगर एक मान लो क्रेस्ट पहुंच रहा है, दूसरे का पाइप वैली पहुंच रहा है मान लो, तो क्या होगा, फेज डिफरेंस एक का अगर फेज डिफरेंस पीक वाला है, दूसरे का अगर वैली वाला है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया दोनों में, पाई का। ठीक है, एक एक्सट्रीम पे है, दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा सिस्टम में, पाई। तो जब फेज डिफरेंस आपका पाई बन रहा है तो पॉइंट P क्या हो रहा है, पॉइंट P का एम्पलीट्यूड बन रहा है 0, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, प्लस है माइनस है होके 0 हो गया। तो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 अराइविंग वेव्स। ठीक है, तो द रिजल्टेंट effect at point P is determined by the phase difference between the waves arriving at P। ठीक है, तो और ये फेज डिफरेंस किसके वजह से होगा, देखो ऊपर वाले का फेज अगर मान लो φ1, इसका φ1 क्या होगा, kx1 माइनस ओमेगा टी, और इसका φ2 kx2 माइनस ओमेगा टी, यही होगा। ठीक है, दोनों में बस फ़र्क किसका है, डिस्टेंस का। टाइम का कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज दोनों सेम टाइम पे सेम जगह पे होना चाहिए तभी जाके ऐड होगा, तो टाइम दोनों में सेम ही पुट होगा। φ1 आपका बस kx1 बिकॉज ये x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और इसका φ2 आपका kx2 होगा बिकॉज ये x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये डिस्टेंस आप लिख लो, लेट दिस डिस्टेंस बी x1 and let this distance be
x2। तो यहाँ पे देखो डेल्टा फाई क्या आ रहा है, डेल्टा फाई इज k इंटू x2 माइनस k इंटू x1। फाई टू माइनस फाई वन करो, यही आएगा आपका। ठीक है, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा दो आप, फाई टू माइनस फाई वन, डेल्टा फाई इज k इंटू x2 माइनस k इंटू x1। ठीक है, तो डेल्टा फाई क्या आ रहा है, k x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसका आप क्या लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा फाई के डेल्टा एक्स। ठीक है, हाँ वो भी करेंगे आगे। ये ऊपर वाला पार्ट लिख लिया ना, ये लिख लिया, ये लिख लो पहले। हो गया सबका, नीचे वाला पार्ट भी लिख लो। हो गया इतना, लिख लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जो दो वेव्स आपके पॉइंट P पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, दे एड अप कंस्ट्रक्टिवली, मतलब दोनों का क्रेस्ट पहुंच रहा है एक साथ, और नेट इफेक्ट जो है वो आपको मैक्सिमम मिल रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस when both the waves arriving at point P give maximum effect। ठीक है, तो इनका इफेक्ट जब मैक्सिमम होगा उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। तो ये मैक्सिमम इफेक्ट कब मिलेगा, जब दोनों में कोई फेज डिफरेंस ना हो, बिकॉज क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट आपका मैक्सिमम इफेक्ट, ट्रफ प्लस ट्रफ भी आपका मैक्सिमम नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये कब होता है, जब डेल्टा फाई आपका 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जैसे आपका 2n पाई के ऑर्डर का रहेगा, ठीक है, बिटवीन द टू अराइविंग वेव्स, तो क्या होगा
आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे n क्या हो सकता है, n कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 1 2 3, सारे इंटीजर्स होना चाहिए ये। फिर अगला आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए आपको मिनिमम इफेक्ट मिलना चाहिए बिटवीन व्हेन द टू अराइविंग वेव्स एड अप। ठीक है, तो डेल्टा फाई इसमें क्या होता है, डेल्टा फाई इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n - 1 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे अगर ये 2n - 1 लेते हो तो n आपका 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 2n + 1 टाइम्स पाई। अगर ये लोगे तो n आपका 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो फॉर्म्स, किसी बुक में पहला फॉर्म यूज़ होता है, किसी बुक में दूसरा फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों के बारे में केयरफुल रहना है। एक में आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक में 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सूटेबली दोनों आपको याद रखना है। हाँ बोलो। लिख लिया क्या? तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखो, फेज डिफरेंस के लिए डेल्टा एक्स या पाथ डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो डेल्टा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पॉइंट P अगर कहीं भी है तो दोनों सोर्सेस से पाथ का डिफरेंस क्या है, बेसिकली वो भी डिटरमाइन करता है कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड जनरल इंटरफेरेंस। जनरल में क्या होगा, ना तो आपका मैक्सिमम ना तो मिनिमम, तो उनके बीच में जो पॉसिबिलिटीज़ है उनके बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हो, दैट इज़ अ केस ऑफ जनरल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जनरल में आप बीच का कोई केस डिस्कस करते हो। So here we discuss about a middle ground effect. Apart from the maximum and minimum. ठीक है, तो ये लिख लो।
हो गया, लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो रिजल्ट्स क्या क्या होंगे। तो जैसे कि हमने बताया इंटरफेरेंस के लिए के और ओमेगा सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड में ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, एम्पलीट्यूड मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल। तो रिजल्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस देखते पहले। तो यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि पॉइंट पी पे नेट रिजल्ट क्या हो रहा है, नेट एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, और नेट आपका इंटेंसिटी क्या बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो A1 अगर आपका ऐसा सॉरी Y1 मान लो ऐसा है, A1 साइन KX1 माइनस ओमेगा टी, Y2 कितना होगा, A2 साइन KX2 माइनस ओमेगा टी, ऐसा होगा। तो इन दोनों को हम ऐड कैसे करें, देखो। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई बिटवीन बोथ, ये कितना होगा, के डेल्टा एक्स, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब दो वेव्स को या दो, यहाँ पे ये एक साइन वाला इक्वेशन है, दिस इज अनदर साइन इक्वेशन, दोनों के एडिशन कैसे करते हैं हम एसएचएम में देखा था। साइन वेव्स को एडिशन करने के लिए हम वेक्टर्स का हेल्प लेते हैं जिसको हम फेजर्स भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले आप इसको बना लो, ठीक है। इसका आपका एक वेक्टर बनेगा, कौन सा, A1, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। अब दूसरा जो है ये, इसका वेक्टर हम कैसे बनाएंगे, A2 वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। वेक्टर आपका बनता है एम्पलीट्यूड से बस, और इसको हम कितना ऊपर, फेज डिफरेंस आपका डेल्टा फाई है, तो ये एंगल कितना रखेंगे, डेल्टा फाई। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ हमने कहाँ पे किया था, ये चीज़ हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो एसएचएम को ऐड करना जब हमने सीखा था, वहाँ पे भी हमने इस चीज़ को, सेम ही चीज़ को देखा था। तो दो एसएचएम को ऐड करने का मतलब है दो साइन वेव्स को ऐड करना, या दो कॉस और साइन को ऐड करना। तो वहाँ पे हम ऐसे ही फेज़र वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो किसी भी साइन इक्वेशन को यू कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग अ वेक्टर, ठीक है। तो कैसा वेक्टर होता है, A1 आपका लेंथ ऑफ द वेक्टर बन जाता है जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और फेज डिफरेंस हमको दिखाना पड़ता है, इसका फेज और इसमें फेज डिफरेंस, जैसे डेल्टा फाई है तो A2 आपका डेल्टा फाई आगे रहेगा, ऐसा। क्लियर है। तो इन दोनों का नेट रिजल्ट Y1 प्लस Y2 कितना होगा, ये हमें कैसा मिलेगा, इसका रिजल्टेंट निकाल के, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे कैसा जाएगा, ये आपका AR होने वाला है। तो Y1 प्लस Y2 क्या होगा, AR साइन, ठीक है, जो भी आपका रहेगा। तो यहाँ पे KX1 रेफरेंस आपका KX1 वाला है माइनस ओमेगा टी, ये प्लस, इसको आप शाई मान लो, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये शाई वगैरह कितना है उससे हमें लेना देना नहीं है, हम वी आर नाउ ओनली इंटरेस्टेड विद AR। AR कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो AR कितना होगा, अगर आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे वेक्टर एडिशन से AR मिल जाएगा। तो वेक्टर एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई दिक्कत। यस सर। तो इसको आप लिख सकते हो AR स्क्वायर इस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन लिख लो, इसी से हम इंटेंसिटी का इक्वेशन भी बनाएंगे।
हो गया इतना? तब देखो वी नो दैट इंटेंसिटी कितना होता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये बोल सकते हैं हम। इंटेंसिटी के लिए क्या आया था, इंटेंसिटी वाज हाफ म्यू नहीं, म्यू की जगह रो आया था, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, ये आपका इंटेंसिटी था। तो आप बोल सकते हो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए, बिकॉज बाकी चीज़ें तो सेम रहेगा ना, रो ओमेगा वी ये सब आपका सेम रहेगा दोनों अराइविंग वेव्स में, ठीक है। ओमेगा और के सेम है तो वी भी सेम हो गया, ये चीज़ समझ में आ रहा है। जो दो वेव्स आपके पहुंच रहे हैं पॉइंट पी पे, तो उनका ओमेगा और के अगर सेम है तो वी भी सेम हो गया, ओमेगा भी सेम है, ठीक है। और जिस मीडियम में, दोनों सेम मीडियम में ही है एयर में, तो आपका रो भी सेम होगा। क्लियर है जी? तो सीधा आप लिख सकते हो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसको आप क्या चेंज कर दोगे, तो देयरफॉर ये इक्वेशन जो है आई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, इंटेंसिटी रिजल्टेंट, ए वन स्क्वायर की जगह इंटेंसिटी ऑफ वन, ए टू की जगह इंटेंसिटी ऑफ टू, इसके जगह रूट आई वन आएगा, इसके जगह रूट आई टू आएगा, और कॉस डेल्टा फाइव। क्लियर है ये चीज़? तो आई आर इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस डेल्टा फाइव। तो ये आपका इंटेंसिटी का रिलेशन है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हम देखेंगे दोनों में। ये दोनों इक्वेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो इसको जल्दी। हो गया? तो अभी देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब ही क्या बन गया, तो डेल्टा फाई क्या बन गया, 2n पाई। क्लियर है? तो अभी डेल्टा फाई को 2n पाई पुट करके ए आर और आई आर कितना बन रहा है वो हम निकालने वाले हैं। तो आई आर क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ए आर पहले देखते हैं। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 2n पाई, यही आएगा। कॉस 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई सॉरी कॉस जीरो कितना होता है, n जीरो पुट करो, कॉस जीरो कितना आएगा, कॉस जीरो इज 1, ठीक है। अब n को कुछ भी पुट करो, कॉस 2 पाई भी 1 है, कॉस 4 पाई भी 1 है, तो ये आपका सब 1 आएगा। ठीक है, तो इसको पुट करो तो क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये आएगा। ये क्या बन रहा है, देयरफॉर ए आर इज a1 प्लस a2,
दिख रहा है? ठीक है, तो यही रिजल्ट हमने डिस्कस किया था पहले भी। दोनों का क्रेस्ट आ गया, ए और ए आया तो ऐड होके टू टाइम्स ए बन गया। सेटिस्फाई हो रहा है अभी? A1 और A2 अगर आता तो A1 प्लस A2 बन जाता। ठीक है, तो सिमिलरली इंटेंसिटी का भी देख लेते हैं। इंटेंसिटी का क्या होगा? तो आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस 2n पाई, यही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। तो यहाँ से आई आर आपका आ रहा है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? कंस्ट्रक्टिव के लिए दिस इज हाउ द एम्पलीट्यूड इज। तो इसमें भी एक स्पेशल केस करेंगे। इतना लिख लो। हो गया क्या इतना? सर लास्ट फोर्थ स्टेप एक बार बताओ। कौन सा? ये उसके ऊपर वाला। ये तो बस स्क्वायर किया ना हमने, होल स्क्वायर। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है ना ये। हाँ यस। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बस ये। उसके बाद स्क्वायरिंग दोनों साइड से कैंसिल कर दिया बस, और कुछ नहीं। तब देखो अगर दोनों इक्वल है, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू अगर मान लो A0 है, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू मान लो I0 है। ठीक है, तो उस केस में रिजल्ट्स क्या होंगे? A रिजल्टेंट वुड बी 2 टाइम्स A0 एंड I रिजल्टेंट वुड बी कितना? देखो 4 I0 आएगा, चेक करो। स्क्वायर वगैरह करने के बाद ये 2 रूट I0 आएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 I0। समझ में आ रहा है? तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाता है। तो दिस टू आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। जनरली आप इक्वल वाले से ही डील करोगे। ठीक है, तो सिमिलरली आपको रिजल्ट्स फॉर डिस्ट्रक्टिव भी बनाना है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है दिस इज फॉर जनरल इंटरफेरेंस। ठीक है, कॉस डेल्टा फाई कुछ भी हो सकता है, तो डेल्टा फाई के हिसाब से हमारा रिजल्ट आया, दिस इज फॉर जनरल इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर जनरल नहीं है तो ये आपके रिजल्ट्स हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए ये रहेंगे, डिस्ट्रक्टिव के लिए सिमिलरली निकालने की कोशिश करो। ये हो गया सबका इतना? सर एक मिनट। Done, sir. So results for destructive interference. तो इसके लिए हमें पता है ऑलरेडी कि अगर डेल्टा फाई कितना होता है 2n माइनस 1 टाइम्स पाई। तो अगर ऐसा है तो कॉस 2n माइनस 1 पाई कितना होगा? ठीक है, अगर माइनस वाला ले रहा हूँ तो n कहाँ से स्टार्ट होगा? n विल स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर प्लस वाला लेते हैं तो n 0 से स्टार्ट होता है।
तो cos 2n पाई क्या होगा, इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ -1। ठीक है, n कोई भी पुट करके आप देख लो, सिंपलेस्ट वाला पुट कर लो, n इक्वल्स टू 1 पुट करो, कितना आ रहा है देखो, cos पाई इज व्हाट, -1। तो ए आर कितना बन जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 2n -1 पाई। तो ए आर आपका बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ये क्या आ रहा है, देयरफॉर ए आर इज, सॉरी ए आर स्क्वायर होगा ये, ए आर इज a1 माइनस a2 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आई आर क्या आएगा, आई आर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आई आर आपका आएगा √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इसमें भी स्पेशल केस अगर आप देखोगे तो a1 a2 इक्वल्स टू a0 अगर है, i2 i0 अगर है, तो उस केस में ए आर आपका आएगा 0, आई आर भी आपका आएगा 0। ये आप देख लो, रेस्ट्रिक्टिव में दोनों आपके 0 हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। सर जब भी क्वेश्चन होते हैं तब डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव ऐसे क्वेश्चन में मेंशन किया है। हाँ, मेंशन किया जाएगा ऑब्वियसली। हो गया। एक मिनट सर। थैंक यू सर। तो अगला देखो, लास्ट बस ये है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो जैसे हमने डेल्टा फाई और इंटरफेरेंस के टाइप के साथ एक रिलेशन ढूंढा है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई फॉर डिस्ट्रक्टिव। सिमिलरली उसी चीज़ से आप डेल्टा एक्स का भी निकाल सकते हो, क्या होगा। तो कंस्ट्रक्टिव का पहले देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा फाई 2n पाई होता है, तो इसको आप डेल्टा एक्स के उसमें भी लेके जा सकते हो। इसको आप लिख सकते हो k डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n पाई। क्लियर है ये चीज़? तो अभी जैसे फेज डिफरेंस के हिसाब से पता है, वैसे आपको पार्ट डिफरेंस के हिसाब से भी रिजल्ट मिल जाएगा, कंस्ट्रक्टिव कब कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब कब होगा। तो 2k को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n पाई। ये 2 और पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स क्या आ रहा है आपका, n टाइम्स लैम्डा। क्लियर है? तो डेल्टा एक्स अगर n लैम्डा, पाथ डिफरेंस जैसे कि दो सोर्सेज आपके थे S1 S2, तो इसके आसपास का कोई भी पॉइंट हो
ठीक है, और उसमें पाथ डिफरेंस जो दो वेव्स आ रहे हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर कितना एन लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो तो उन सारे पॉइंट्स में आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलने वाला है। क्लियर है चीज, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे एन कहाँ से कहाँ, एन 0 1 2 करके कुछ भी हो सकता है आगे। तो अगर मान लो दो सोर्सेज S1 और S2, अगर हम इसके एग्जैक्ट मिडवे पे खड़े हैं या फिर बाइसेक्टर पे अगर मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा बताओ? बाइसेक्टर पे S1 और S2, इन दोनों के बाइसेक्टर पे अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओ, ठीक है, कोई भी पॉइंट उठाओ, यहाँ पे जो दो अराइविंग वेव्स है उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? दोनों लेंथ सेम है, x1 x2 सेम हो गए। ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो x2 माइनस x1 क्या हो गया? 0। तो पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट पे आप स्टैंड करो, कहीं भी आप खड़े हो, तो आपको पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा? दोनों अराइविंग वेव्स का 0। किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसको, n0, तो डेल्टा एक्स भी 0। समझ में आ रहा है? तो क्या मिलेगा आपको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इस पूरे लाइन से अगर आप मूव करोगे तो पूरे लाइन पे आपको मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा ड्यू टू द बोथ ऑफ द सोर्सेज। अब मैक्सिमम इफेक्ट किस चीज़ का देखने को मिलेगा वो डिपेंड करेगा सोर्स क्या है। सोर्स अगर साउंड सोर्स है तो आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। सोर्स अगर आपका लाइट सोर्स है तो मैक्सिमम लाइट नज़र आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, सोर्स अगर वाटर वेव्स का सोर्स है तो यहाँ पे मैक्सिमम वेव आपको मिलेगा, मैक्सिमम साइज ऑफ द रिपल। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब और डिटेल में हम साउंड में देखेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बस आपको रिजल्ट ज़रूरी है। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के लिए जब आप करोगे डेल्टा फाई 2n-1 पाई, तो k डेल्टा x 2n-1 टाइम्स पाई 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n-1 पाई। तो डेल्टा x आपका आएगा n-12 टाइम्स लैम्डा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, इसमें क्या है, n आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस वाला लिया है तो n आपका 1 से स्टार्ट होगा। अगर प्लस वाला लेते तो n कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता। क्लियर है ये चीज़? क्या बोल रहे हो? ठीक है, हो गया सबका? तो डेल्टा फाई से ज़्यादा आपका डेल्टा एक्स काम में आता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का रिजल्ट जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरफेरेंस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो ये जो कुछ वेव फेनोमेना अभी हमने देखे, स्टेशनरी वेव्स, इंटरफेरेंस हो गया। स्टेशनरी वेव में क्या था आपका? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जब ऐड अप होते हैं तो वहाँ पे हमारा स्टेशनरी वेव बनता है। ठीक है, सिमिलरली इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो अलग अलग सोर्सेज से वेव पहुँच रहे हैं ऑफ सेम के एंड ओमेगा। ठीक है, तो ये बस सोर्सेज एक दूसरे का अपोजिट नहीं होना चाहिए, बस मतलब कि जो आपका वेव पहुँच रहा है, ठीक है, एक सोर्स अगर हम ऐसा लगा देते हैं, दूसरा अगर ऐसा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वापस इस रीजन में स्टेशनरी वेव बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़?
तो दोनों का सेंस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, S1 S2 दोनों एक ही डायरेक्शन में रीच आउट होने चाहिए। क्लियर है चीज़? तो दिस इज अबाउट इंटरफेरेंस। और अगला जो एडिशन का फेनोमेना दैट इज बीट्स। बीट्स हम साउंड में ही देखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग में बीट्स का कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो इस चैप्टर में वही चीज़, वेव्स का जो मैकेनिक्स है, वेव्स को हम स्टडी कैसे करते हैं, तो चैप्टर का पूरा फ्लो, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे कैसे हम आगे बढ़े, वेव इक्वेशन हमने कैसे देखा, वेव इक्वेशन बनता किन किन चीज़ों से है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वेव के, ठीक है, उसको हम पार्टिकल जैसा स्टडी क्यों नहीं करते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और वेव के फेनोमेनास क्या क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि पार्टिकल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, कैसे टॉर्क लगता है, कैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वेव में जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन विच आर प्रेजेंट इन वेव। वी आर स्टडिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ वेव, होता क्या है कितने किस मीडियम में। तो ये सब चीज़ें जो है, ये आपको एक पूरा ब्रेन मैप बना के रखना पड़ेगा इस चैप्टर का, बिकॉज ये चैप्टर जितना आपका स्ट्रांग होगा, वेव के सारे चैप्टर्स भी आपके उतने ही स्ट्रांग होंगे। सारे के सारे वेव के चैप्टर्स इन्हीं आइडियाज़ पे बेस्ड हैं, ठीक है। ऐसे ही हर चैप्टर जो रहेगा, वैसे तो 2 ही और चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, एक साउंड वाला, एक वेव ऑप्टिक्स बाद में जब आएगा, ठीक है। तो जो वेव्स पे बेस्ड है, और हर जगह आपका सेम ही चीज़ आप बार बार पढ़ोगे, ठीक है। इंटरफेरेंस वापस आएगा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में आपका स्टैंडिंग वेव वाला केस नहीं आएगा, बट थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके सेम ही चीज़, सेम ही फ्लो से चैप्टर आपका चलने वाला है, ठीक है। तो इसका एक ब्रेन मैप आप बना के रखो, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चंस जो है सारे आप स्टार्ट कर सकते हो, एस सी वर्मा से, आप जहाँ से मर्जी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप कर लो, ठीक है। तो मैं असाइनमेंट तो भेजूँगा ही। और दूसरी चीज़, जो रिव्यू वाला काम था, ठीक है, बस 3-4 लोगों ने बस दिया है, ठीक है। और बस आपको ये नहीं करना है कि जस्ट 5 स्टार जाके क्लिक कर दिया, या 2 स्टार 3 स्टार, जो भी आपको थोड़ा बहुत 1 या 2 लाइन आप लिखो उसमें, ठीक है। तो वो भी फेक ही लगता है कि कुछ भी दिया है, ठीक है। तो रिव्यू वाला काम आज ख़त्म करो, ठीक है, कल तक ख़त्म हो जाना चाहिए। कल क्लास से आने से पहले सबका रिव्यू उसमें पोर्टल में रहना चाहिए, और सब जो भी आप रिव्यू दे रहे हो उसको कॉपी पेस्ट करके बाकी जो है ब्रांचेस का उसमें भी आप पेस्ट कर दो। क्लियर है? सर शिवाजी हाँ, सारे सब में जो जो मिलेगा वहाँ श्री चैतन्य पुणे के नाम पे सब सारे पेजेस में आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, ओके सर, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।